Hello, how are you all my most beloved 12th class students? तो बोर्ड जाने वाले हैं, तैयारी कैसी चल रही है? आई होप यू गाइज हैव पुल्ड अप योर सॉक्स वेरी वेल। ये क्या होता है, ये फ्रेज है जिसको हम पढ़ेंगे बाद में, बट आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं जो लिया है हमने आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका नाम है विस्तास, उसका चैप्टर नंबर 6 और इसका टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सूसन हिल ने। अब मेजरली ये जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ बॉय जो कि अपनी टीनेज में रहते हैं, स्पेसिफिकली 14 इयर्स के ये बॉय हैं, और ये जो ओल्ड मैन है इनके बारे में ये स्टोरी, इनके आसपास ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी चैप्टर का जिसमें मैं कैरेक्टर्स बताती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में दैट इज दिस बॉय। अब ये बॉय जिनका नेम है डेरी। अब ये डेरी कौन है? 14 इयर्स ऑफ एज के हैं। और सबसे स्पेसिफिक चीज़ क्या है इनके बारे में कि इनका जो फेस का एक पोर्शन है, एक ये जो चीक पोर्शन है उस पर एसिड गिरा था एक बार, और जिस इंसिडेंट की वजह से उनका फेस बर्न्ड है, और उस बर्न फेस होने की वजह से इनके अंदर बहुत ही नेगेटिव वाइब्स है, बहुत नेगेटिव फील करते हैं चीज़ों के लिए, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें उन्होंने सुना है कि लोग उनके बारे में कैसा बोलते, तो उनको लोगों के लिए तो बहुत ही हेट्रेड है उनके मन में, उनको बहुत बुरा लगता है लोगों से मिलना, वो हमेशा आइसोलेटेड में रहना बिलीव करते हैं, अलोन अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। ये नहीं सोच के कि उनको लोगों के साथ नहीं जाना, बट वो ऐसा सोचते हैं कि लोग शायद मेरे पास नहीं आना चाहते, ये लोग मुझे देखना तक नहीं चाहते हैं, बिकॉज मेरी शक्ल जो है या जो मेरा फेस है वो पूरा जला हुआ है, और लोगों को ये कोई डेविल या कोई मॉन्स्टर या हॉरिबल फीलिंग से कम नहीं देता है। तो इसीलिए आई शुड अवॉइड बीइंग विद पीपल, या उनको सोशल होना भी अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिंगल भी नहीं होते, अकेली जगहों पे रहते हैं। अब ये एक बार हैपन टू ऐसे ही जा रहे थे तो एक ऐसे गार्डन में जहाँ पे उनको लगता है ये पूरा खाली गार्डन है, पार्क जैसा है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, शांति से अकेला बैठूंगा। तो अब यहाँ पर ये जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो है ये अंकल का जिनका नाम है मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब जिनको लोग किस नाम से बोलते हैं, तो लोग लैम्ब, मिस्टर लैम्ब को किस नाम से बोलते हैं? लैमी लैम्ब। लेमी लैम्ब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो हम मैं भी उसको जस्टिफाई करती हूँ। आप अगर देख सकते हो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये सॉक्स पहने, ये अलग अलग पैर क्यों दिख रहे हैं उनके। तो एग्जैक्टली जैसे इनके साथ ये डेरी बॉय के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी ही प्रॉब्लम है मिस्टर लैम्ब के साथ। और मिस्टर लैम्ब का जो एक लेग है, नी से नीचे का जितना पोर्शन है वो उनका ब्लोन ऑफ हो गया था। एक प्रोबेबली हो सकता है ऐसा कहीं मेंशन नहीं चैप्टर में, बट दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई एक्सप्लोजन हुआ था, हो सकता है ये आर्मी में होंगे, सर्व कर रहे होंगे, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से इनका जो नी के नीचे का जो लेग पोर्शन है वो ब्लोन ऑफ हो गया था, और वो अब 10 लेग कैरी करते हैं। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगवाई है, और वो जो आर्टिफिशियल लेग है उसका जो मटीरियल है वो कौन सा है? टिन का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हैंडीकैप, अगर हम और अच्छे से पॉजिटिवली बोले तो वो फिजिकली चैलेंज्ड है। और ये अगर हम देखें तो इनका फेस हाफ बर्न्ड है, जो हमें इस साइड देखने को अभी नहीं मिल रहा, बिकॉज वो हमेशा दुनिया से वो फेस को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग उसको देखेंगे और लोगों को उन पे बहुत पिटी आती है कि यार बेचारा कैसा लड़का है, इससे कौन ही प्यार करता होगा, कौन ही इसको देखना भी पसंद करता हो, ये घोस्ट से कम फीलिंग नहीं है, और शायद इस बच्चे को तो सिर्फ मम्मी ही देख सकते हैं, मम्मी ही ऐसे बच्चे को प्यार कर सकती है और कोई तो उससे प्यार कर भी नहीं सकता। तो ऐसे सब लोग कमेंट्स देते हैं, लोग इनके बारे में ऐसा सोचते हैं, इसीलिए वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। अब तो थर्ड कैरेक्टर कौन सा होगा जो मैं बार बार अभी बोल रही हूँ, दैट इज द मदर ऑफ डेरी। तो जो थर्ड कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलेगा इसमें, दैट इज द मदर ऑफ डेरी। अब ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के। अब चैप्टर शुरू होता है जब डेरी एक बार जा रहा था और ही हैपन टू सी अ गार्डन, जहाँ पे उसको लगता है कि ये बिल्कुल खाली गार्डन है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर एंजॉय करूँगा अकेले। बिकॉज वो क्योंकि पब्लिक, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, वो पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करते, वो हमेशा ऐसी जगहें देखते हैं जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ पे कोई लोग ना आते हों, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो वो उनको देख के डरेंगे और ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, या कोई उनको नेगेटिव बोलेगा तो
वो इसलिए लोगों से ही मिलना नहीं पसंद करते, लोगों के साथ भी रहना पसंद नहीं करते हैं। और ये यहाँ पे कैसे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये जो गार्डन या पार्क की जो वॉल होती है, ये गेट जो खुला रहता है गार्डन का, वहाँ से नहीं जाते, ये वॉल को कूद के, वॉल को क्लाइंब करके उस गार्डन के अंदर एंट्री करते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, एकदम से उनको आवाज़ आती है कि वहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई और भी है। तो वो कौन पर्सन होते हैं, वो होते हैं लैम्ब, जिनका ये गार्डन होता है। इसकी टेक केयर भी यही करते हैं। तो जैसे वो उनको देख लेते हैं तो डेरी थोड़ा सा घबरा जाता है, और ऑन फाइंडिंग दैट कि उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया, मैं गलत तरीके से अंदर आया हूँ, जो कि सही तरीका नहीं था, तो मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही वो मिस्टर लैम्ब बहुत ही जेनरस और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, वेयरएज़ ये जो डेरी है ये होता अच्छा है, बट इस इंसिडेंट के बाद से उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही नेगेटिव हो गया लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए भी, और इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। सो इज़ बेसिकली अ पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, जो सब चीज़ों के बारे में बस नेगेटिव नेगेटिव ही सोचता है। वेराज इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, बट ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वो हमेशा कोशिश करते हैं हर किसी को वो खुश रखें जो भी उनके गार्डन में आता है, और इसीलिए जब वो आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि अब तुम आ गए हो तो तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस गार्डन में, और जो भी आता है मैं सबका वेलकम करता हूँ। मैं ऐसे ही सबको बहुत ही फ्रेंडली वेलकम देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर आए वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। और इस पर डेरी ऐसा बोलता भी है कि बहुत नेगेटिव होता है, बोलता है कि अच्छा ये बात ठीक है, आपने बोला कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, हो सकता है आप मुझे फ्रेंड मान लें अपना या बना लें, लेकिन मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं बना सकता। मैं हर किसी को थोड़ा ना, मेरे लिए तो आप बस एक इंसान हो, आप यू आर जस्ट नॉर्मल पीपल जो नथिंग होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ना अच्छे होते ना बुरे होते, बस एक नॉर्मल इंसान हो आप। मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं बना सकता, मैं आपको जानता थोड़ी ना हो, ना कुछ बात ना, अब मुझे नहीं पता मैं दोबारा इस गार्डन में कभी आऊँगा भी नहीं आऊँगा, हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूँ कि आप मेरे फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अगर इतना पॉजिटिव बोला फिर भी इतना नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया डेरी ने, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो है जो कि डेरी के अंदर है, क्यों इतना हेट करता है। बट मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ नेचर के होते हैं, और उनका कंसर्न क्या रहता है, जब उनको लगता है कि डेरी ऐसा है तो उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको टैकल करते हैं, और वो चाहते हैं डेरी को कि डेरी भी इन सारी जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं, जो एटीट्यूड है, जो डेरी का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ, कि मुझे लोगों से नहीं मिलना, मैं लोगों को पसंद नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूं, मेरे को बस अकेले शांत जगह में रहना पसंद है जहाँ पे बस मैं और मेरा अकेलापन हो। तो मिस्टर लैम्ब को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग को तो सोशल लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है, मैन इज़ अ सोशल बीइंग, तो तुम्हें सोसाइटी में तो इन लोगों के साथ तो रहना ही होगा, इनको फेस करना होगा। बट वो सोचते अपने फेस के बारे में, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा तुम्हारा पार्ट है फेस का, बल्कि वर्ल्ड एक बहुत बड़ा फेस है, एक बहुत बड़ा फेस है वर्ल्ड, जिसको तुम्हें फेस करना है। तो तब डेरी अपने बारे में बताते हैं यहाँ पर कि ये जो फेस है, एक बार ऐसा हुआ था कि एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से जिसने मेरी फेस ले लिया है, जिसने मेरे फेस को जला दिया है, और सिर्फ मेरे फेस को नहीं जला है, मेरा फेस नहीं खाया इस एसिड अटैक ने, इस एसिड ने, बल्कि मेरी पूरी लाइफ को वो खा गया है। अब यहाँ से पता चले कितना नेगेटिव, कितने परेशान है, कितने वरिड है, कितना पेन है उनके अंदर, किसके अंदर, डेरी के अंदर। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है कि हर इंसान एक जैसा ही होता है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे आस पास ये बर्ड्स को देखें, ट्रीज़ को देखें, तो ऐसे बोलते हैं क्या तुम उस तरफ देख सकते हो क्या डेरी? तो डेरी कहता है यस ऑफ कोर्स, तो फेंस के उस तरफ क्या है, दैट इज रबिश, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कचरा टाइप की चीज़ें हैं, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो बोलते नहीं, और फिर से देखो, ध्यान से देखो, हाँ ग्रीन ग्रास प्लांट्स है, और क्या है वहाँ पर? तो बोलते हैं कि एग्जैक्टली जो ग्रीन ग्रास तुम देख रहे हो ये क्या है, ये वीड्स हैं। अब वीड्स क्या होता है, अनवांटेड ग्रास को वीड्स बोला जाता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से बताते हैं मिस्टर लैम्ब कि जो तुम क्या किस बेस पे लोग इनको अनवांटेड बोलते हैं। ये भी ग्रीन पिगमेंटेड लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्ट प्रोसेस करती हैं, और जैसे ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये भी वैसे ही, बस इसमें फूल नहीं आते, हमने इसको अनवांटेड की कैटेगरी में बोलते हैं। जिसमें फूल आते हैं हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको उन चीज़ों को बहुत सुंदर बोलते हैं तो वो एक ही कैटेगरी की चीज़ें। ऐसा ही
वही एग्जाम्पल है कि तुम और मैं भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स, अब तुम्हारा पार्ट है या मेरी ये चीज़ है, तो हमारा बस यही डिफरेंस है, और कुछ तो डिफरेंस नहीं, हम बिल्कुल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे डेरी बोलते नहीं नहीं, मैं बहुत अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरा फेस बर्न्ड है, लोग मुझे पसंद नहीं करते अपने साथ रखना, लोग मुझसे बात नहीं करते, लोग मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, तो मैं तो उन लोगों के जैसा नहीं हूँ, और मैं सोसाइटी के लिए किसी भी पर्पस का नहीं हूँ, मैं सोसाइटी से एक्सक्लूडेड हूँ, हमेशा उनको ऐसा लगता है। फिर मिस्टर लाम यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि इट इज़ जस्ट अबाउट द परसेप्शन, ये हमारा सोचने का नज़रिया है कि कैसे हम अनवांटेड चीज़ों को, ये अब लोगों का क्या काम है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो लोग तो बुरा भी बोलेंगे और लोग अच्छा ही बोलेंगे, तुम लोगों की बातों पे नो हीड टू इट, नो अटेंशन टू इट, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। अगर लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तुम्हारी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी, और ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है तुम्हारा, इससे बड़ी बहुत सारी चीज़ें, तुम भी वो चीज़ें करो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम परस्यू करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम भी वो सारी चीज़ों को करो, अपने इस बैरियर से बाहर आ जाओ। और इससे वो इस टाइम पे मिस्टर लैम डेरी को एक एग्जाम्पल भी देते हैं, वो बताते हैं कि तुमने क्या वो स्टोरी सुनी है बचपन में, बीस्ट एंड ब्यूटी एंड बीस्ट वाली? तो कहते हैं हाँ, आपको क्या लगता है, मैंने मेरी मम्मा ने मुझे स्टोरी नहीं बताई होगी ये वाली? हाँ मुझे पता है स्टोरी, बट क्या मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि एक कोई ब्यूटी आएगी, मुझे किस करेगी और फिर मैं ब्यूटीफुल बन जाऊंगा, बीस्ट से मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा ब्यूटी? बट मेरे साथ ऐसा कोई नहीं, कौन में मुझे किस करेगा, वो भी मेरी मम्मा के अलावा? बस मुझे अगर कोई किस करता है वो भी मेरी मम्मा करती है, और वो भी कहाँ करती है, मेरे को अपोजिट साइड ऑफ चीक, जो कि मेरा बर्न नहीं है, वो भी इसलिए करती है जस्ट कि ये मेरा बेटा है। और उनको ऐसा लगता है, डेरी को ऐसा लगता है, क्योंकि मदर भी जो उनके लिए कंसर्न है, वो सिर्फ सिंपथाइज है, वो पिटी दिखा रही है अपनी, कि उनको लगता है बेचारा मेरा बच्चा ऐसा अकेला है, उसके साथ ऐसा हो गया, वो क्या करेगा। तो ये चीज़ें उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये केस है। तो उसको वो चीज़, और वो बोलता है चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई मुझे और किस नहीं कर सकता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ठीक है, तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि तुम किसी को किस करो, आई मीन किसी ब्यूटीफुल लड़की को जिसके लंबे लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी आंखें हों? तो कहते हैं मैं कैसे किसी लड़की को किस कर सकता हूँ, मैं इतना बदसूरत दिखने वाला इंसान, कौन, मैं ब्यूटीफुल गर्ल को कैसे किस कर सकता हूँ? तो नहीं, मैं भी किसी को किस नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मेरे साथ चीज़ें हैं वो वही मेरी रियलिटी है, और जब मैं, डेरी बोलते, जब मैं आपकी एज का हो जाऊँगा, ओल्ड एज का, तब भी ये चीज़ मेरे साथ रहेगी। वेराज आपका अगर वो जो पैर में जो प्रॉब्लम है, आपका जो 10 लेग है, आप तो उस पर ट्राउजर्स पहन सकते हो और उसको हाइड कर सकते हो, बट मेरी ऐसी चीज़ें मैं तो उसको हाइड भी नहीं कर सकता। सो दिस इज़ समथिंग लाइक जो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग है, मेरे साथ ये जो कर्स है, इट वुड गो। तो ये सारी स्टोरीज और ये सब मेरे पे वर्क नहीं करते, बिकॉज मैं बचपन से इनको सुनते हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो आप मुझे ये चीज़ें मत बताइए। तो ऐसे करके बहुत उनको कन्विंस करते हैं, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं, और फाइनली बातें करते करते डेरी उनसे बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं मोटिवेट होने लगता है, और डिटरमिन्ड हो जाता है कि यस, मैं भी वही करूँगा जो मुझे पसंद है, जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जहाँ मैं एंजॉय कर, आई वुड ऑल्सो लिव लाइफ एज आई वॉन्ट, नॉट फ्रॉम द फियर ऑफ द पीपल, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे एक्सेप्टेंस देंगे या नहीं देंगे, इन सब थॉट्स को इग्नोर करते हुए मैं लाइफ को अपने तरीके से जीऊँगा। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, मिस्टर लैम बोलते हैं देखो मेरा टिन का पैर है, बट यस मेरे पास एक लैडर है, एक सीढ़ी जिसमें चढ़ के जो गार्डन होता है वहाँ पे एक ट्री होता है जिसमें क्रैब एप्पल्स होते हैं, क्रैब एप्पल्स। अब ये क्रैब एप्पल्स क्या होता है, एप्पल्स के दिखने, एप्पल्स की ही एक टाइप होता है, एप्पल्स के जैसे दिखते हैं, इनका गोल्डन ऑरेंज कलर होता है, बहुत लाइट कलर के होते हैं, पेल कलर के, और इनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, साउर फ्लेवर होता है इनका। तो अब बोलते हैं कि अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और मैं एक लेडर को लगाऊंगा और मैं इस पर चढ़ के जितने भी राइप, जितने भी रेडी टू प्लक एप्पल्स हैं उनको मैं तोड़ लाऊंगा और उनकी जेली प्रिपेयर करूंगा। तो अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते, ऑल्दो मैं कर लूँगा आपकी खुद की मदद, क्योंकि मेरे को इतने सालों से प्रैक्टिस है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने इतना अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि मैं सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। बट इफ़ यू विश तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अगर तुम चाहो इन प्लकिंग दी दिस क्रैब एप्पल्स। तो फिर एकदम से डेरी को याद आता है,
आई लिव 3 miles अवे फ्रॉम दिस गार्डन, और मेरी मम्मी को टेंशन हो रही होगी, शी मस्ट बी वरिड कि मैं कहाँ चला गया, बिकॉज मैं इतनी देर तक बिना उनके नोटिस में नहीं रह सकता हूँ, दे आर क्वाइट वरिड फॉर मी, तो मुझे उनको जाके बताना होगा। तो मिस्टर लाम को लगता है अगर ये घर गया तो वापस तो नहीं आएगा ना, उनके पेरेंट्स प्रोबेबली उनको वापस आने देंगे। तो यहाँ से ये एग्जैक्टली इंसिडेंट था, जब बात करते करते वो इतना मोटिवेट हो जाते, इतना पॉजिटिव फील करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं घर जाऊँगा और मैं आऊँगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा, जो मेरी इच्छा है मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो फाइनली ऐसा ही होता है, वो अपने घर भी जाते हैं डेरी, अपनी मदर से परमिशन लेते हैं, मम्मा परमिशन नहीं देती है, डिनाई कर देती है, बट फिर भी डेरी इतने डिटरमिन्ड रहते हैं कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, बोल दिया तो बोल दिया, अगर मैंने ठानी है तो मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। सो ऐसा करके मम्मा के अगेंस्ट जाके दरवाजे को जोर से ऐसे स्लैम करके ऐसे जोर से पटक के और वो आगे चले जाते हैं। और फाइनली जब वो गार्डन पे पहुंचते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है उनके अंदर, यस फाइनली देखो मिस्टर लैम आपने जैसा बोला था, मैं आप चैलेंज पूरा करा, मैं आया हूँ, मैं अपने फीट पर मैं भाग कर आया हूँ, बिकॉज मेरे तो खुद की लेग्स है, मैं खुद चल के आ सकता हूँ और मैं आया हूँ, मैं वही करूँगा। मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है इन क्रैब एप्पल्स को देख के, मैं भी अब आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं भी इस लेडर पे ऊपर चढ़ूंगा और आपकी हेल्प करूंगा, फिर हम बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो जैसे बोलते बोलते अंदर एंटर होते इतने पॉजिटिव नोट के साथ, और जैसे ही वहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर लैम गिरे हुए हैं तो एकदम से वो शांत हो जाते हैं। और मिस्टर लैम कैसे गिर गए, होपिंग दैट कि वो अब चले गए हैं और 3 miles वापस इतना दूर नहीं आएंगे चल के, तो वो खुद से अपनी हेल्प करने लग जाते हैं और जितने भी क्रैब एप्पल्स हो जाते हैं जो राइप्ड हो जाते हैं उनको तोड़ने लग जाते हैं। तो एकदम से एक ब्रांच को पकड़ते हैं, जो डिसबैलेंस होता है लेडर, वो गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो जब डेरी ऐसा देखता है तो वो जब बार बार उनको बुलाता है एंड ही फाइंड्स दैट कि ही इज़ नो मोर, तो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। बट यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि मिस्टर लैम ने अपनी डेथ से पहले डेरे को एक लेसन दिया, एक ऐसा लेसन दिया कि डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर सर्कमस्टांसेस यू आर इन, whatever situation you are stuck in, you should always be positive, you should always find happiness even in small things and do what प्लीज यू द वे यू आर। तो ये सारे लेसन्स दिए उनको, और डेरी ने भी इन सारी चीज़ों को अपने अंदर इम्बाइब करा, और उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल ही रहा था जब फाइनली मिस्टर लैम की डेथ हो गई। सो विद दिस एंड्स विद द चैप्टर। इसको हम जल्दी से अब रीड करते हैं और बहुत समराइज वे में हमने इसको प्रेजेंट किया, सो दैट आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत टाइम को सेव करते हुए कम से कम समय में आप पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लो, और फिर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी थीम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर बेस किसके ऊपर है। सो बेसिकली दिस इज अ प्ले ऑन द फेस ऑफ इट brings out the idea that the people who have any handicap या physical impairment of some kind generally suffer from a sense of loneliness। अब ऐसे लोग जो होते हैं handicapped होते हैं, physically challenged होते हैं, या फिर impairment होती है किसी सेंस की, तो ये अक्सर हमने क्या देखा है, impairment of some kind generally suffer from a sense of loneliness। ऐसा क्यों होता है? दोनों इंसिडेंट्स में, डेरी के साथ भी ऐसा ही था और मिस्टर लैम के साथ भी ऐसा था। मिस्टर लैम की भी ओल्ड एज हो गई थी और गार्डन के एडजेसेंट ही उनका घर था, जिस घर में वो अकेले ही रहते थे, क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी जो कि उनसे किसी ने शादी करी हो, तो वो भी अकेले थे। और इसका साथ भी ऐसा ही रीज़न था, 2 पेरेंट्स साथ में थे, बट अगर पेरेंट एक टाइम के बाद पेरेंट्स अगर नहीं होंगे, इफ दे पास बाय, तो वो भी शायद अकेला ही रह जाएगा। और अभी भी अगर पेरेंट्स साथ में भी थे तो उसके अंदर यही फीलिंग थी लोनलीनेस की, बिकॉज वो हर समय लोनलीनेस ढूंढता था, अकेलापन ढूंढना चाहता था कि जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे अकेलापन, जहाँ पे खाली चीज़ें, जहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पर अपना सिर्फ अपने साथ अकेला रहूँ और टाइम
टाइम को स्पेंड करूँ, बिकॉज लोगों की बातें, टॉर्चर, कमेंट्स बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। एंड जहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस होता है ऐसे लोगों के साथ, अकेलापन महसूस करते हैं। और दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज मेंटल पेन। उनको लाइक मेंटल पेन क्यों बोला गया, बिकॉज ये सारी जो लोगों की बातें, कमेंट्स, नेगेटिव एटीट्यूड, ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं लोगों के, ऐसे लोगों के लिए कि वो उनको बहुत पेन देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली उनकी लाइफ एक सफरिंग बन जाती है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ अपीयरेंसेस are deceptive, and most often we go on dealing with impressions and prejudices about others without caring to know about them actually. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, it also talks about कि कैसे हम हमारी जो appearance, हम जैसे दिख रहे हैं, they are deceptive, ये कैसे धोखा देती है कि अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है तो 10 लोग उससे बात करना चाहेंगे, बट अगर कोई इंसान एट द सेम टाइम बुरा दिख रहा है या कोई फिजिकली कुछ एम्पेयरमेंट है उस पर्सन के साथ, या फिजिकली चैलेंज है, या उसका फेस हाफ बर्ड है, तो लोग उसको कैसे कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट लोग उसको अपनी सोसाइटी का एक पार्ट भी कंसिडर नहीं करते, दे कंसिडर देम दैट दे आर नॉट, दे हैव नो राइट टू लिव इन द सोसाइटी विद वी पीपल। तो लोग उनको सोशल भी समझना ज़रूरी नहीं समझते। So how appearances are deceptive, and most often we go on dealing with impressions and prejudices about others without caring to know what exactly they are. तो हम ये नहीं जानते कि by heart वो person कैसा है, हम उसकी appearance से उस person को judge करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो भी हम जैसा ही एक इंसान है जिसके अंदर feelings है, जिसके अंदर emotions है, तो हमें उन feelings की, उन emotions की हमें respect करनी चाहिए। और जब मिस्टर लैम ने डेरी को बोला कि तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, तुम बिल्कुल फिजिकली फिट हो, मैं तो फिजिकली चैलेंज हूँ, मेरी तो एक टांग भी नहीं है, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो, बड़ी चीज़ों को एस्पायर करते हो, व्हाई डोंट यू। तो हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते, हम वो एक जो फिजिकल अपीयरेंस में किसी सॉर्ट का वो नेगेटिव मार्क आ जाता है, हम उन्हीं चीज़ों की तरफ क्यों इंक्लाइंड हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा एटीट्यूड उस पर्सन के लिए बहुत चेंज हो जाता है, and we start perceiving that person in a very negative sense. So this is majorly the theme of this entire chapter. Now let's start with the introduction. Introduction के बाद हम इस chapter को summarize way में समझेंगे. So the play is about the friendship between an old man जिनका नाम था मिस्टर लैम, जिनको सब लेमी लैम बोलते थे। और लेमी लैम क्यों बोलते थे, क्योंकि उनका एक पैर नहीं था सही से, इसलिए लेमी लैम बोलते थे। So the play is about the friendship between an old man and a young boy who is withdrawn and defiant. Both of them had some physical impairment, but the outlook of each of them towards life in general and people in particular was very different. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो play है basically किसके बारे में है, एक friendship किसके बीच में, एक old man मिस्टर लैम और एक young boy जिसका नाम डेरी है, उनके बीच में ये है। Who is withdrawn and defiant, जो withdrawn है, जिसने अपने आप को सोसाइटी से जिसने अपने आप को सोसाइटी से बाहर एक्सक्लूड कर लिया है, और जो समझता है कि मैं कोई डिफेक्टेड पीस हूँ और मैं सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ रहने के लिए नहीं बना हूँ। बोथ ऑफ देम हैड सम फिजिकल इम्पेयर, दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों को किसी सॉर्ट ऑफ फिजिकल, दोनों में कोई चीज़ फिजिकली इम्पेयर्ड थी। अगर हम डेरी की बात करें तो फेस एसिड की वजह से फेस बर्न था, और अगर हम मिस्टर लैम की बात करें तो उनका एक जो लेग थी वो टिन की बनी हुई थी। बट ये जो दोनों का जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मिस्टर लैम थे वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ही खुशनुमा इंसान थे, वेराज जो यंग बॉय डेरी था अपनी टीन्स में 14 ईयर की एज का था, वो बहुत ही पेसिमिस्ट, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड का था, उसका लोगों की तरफ जो नज़रिया था वो बहुत ही नेगेटिव था, वो बहुत ही बुरा था, उनको लगता था लोग बहुत क्रूएल हैं, लोग बहुत विकेड है, लोग बहुत सेल्फिश है, ऐसा सब वो सोचता था। तो दोनों के एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट थे, एंड सो वर द पर्सपेक्टिव्स। द ओल्ड मैन हैड अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, whereas the young boy with the scared face had become withdrawn and pessimistic. Now,
Here starts with the summary of the chapter. On the face of its summary, the story begins with the teenage boy entering a garden. और ये garden किसको belong करता है? Mr. Lamb को. His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face. ये accident में क्या हुआ था? Acid की bottle रखी हुई होगी और वो acid इनके आधे ऐसे face पे गिरा तो आधा जो portion था face का वो पूरा जल गया, burn हो गया था, जिसकी वजह से उनको क्या लगा, दिस एसिड ने सिर्फ मेरा हाफ फेस नहीं ईट अप कर लिया, बट इट ईट अप मी एंटायरली, इट एट अप मी एंटायरली, उसने पूरी मेरी बॉडी को, उसने मेरी पूरी लाइफ को खा लिया, बिकॉज अब वो यूजलेस हो गया, वो किसी काम के नहीं रहे, वो सोसाइटी में बैठने उठने लायक भी नहीं रह गए, तो वो इतना कर्स फील करते थे अपने आप को. He has gone there to hide as he is afraid of facing people. अब वो इस खाली गार्डन में क्यों जाते हैं, क्या सोच के जाते हैं कि इसमें कोई भी नहीं है, और एटलीस्ट मैं अगर लोगों में जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे, लोग मेरे चेहरे को देख के डरेंगे, बिकॉज ये मेरा चेहरा बहुत डरावनी सा लगता है, पूरा जला हुआ फेस, कैसी फीलिंग आती होगी लोगों को, लोग इतना मॉन्स्ट्रस बोलते होंगे, डेंजरस बोलते होंगे, स्केयर्ड फेस बोलते होंगे, तो मैं अगर थोड़ा अलग रहूँगा तो लोग भी सेफ रहेंगे और मैं भी सेफ रहूँगा. तो इसीलिए he found this to be best place. He has gone there to hide as he is afraid of facing people. He fears being teased by others for having such a face. उनको किसका डर लगता था कि लोग उनकी ऐसी शक्ल को देख के डरेंगे, तो वो लोगों के लिए मॉन्स्टर का काम नहीं करना चाहते थे, लोगों को डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अकेले ऐसी जगहें ढूंढते थे जहाँ पे कोई लोग, ज़्यादा लोग आते जाते ना हो. But when he enters, he finds someone already present there. तो जैसे ही वहाँ पे एंटर करते हैं उस गार्डन में, उनको पता चलता है, वो देखते हैं कि कोई और भी उस गार्डन में ऑलरेडी है, पहले से ही उस गार्डन में कोई है. अब जब वो गार्डन में है तो उनने जिसको देखा कि कोई इंसान ऑलरेडी उस गार्डन में प्रेजेंट है, तो वो कौन थे? मिस्टर लैम, जो और जिनका गार्डन था, जिसकी वो टेक केयर करते, वो ऑलरेडी उस गार्डन में थे. सो ही ट्राइज टू लीव द प्लेस बट ही स्टॉप्ड बाय दैट ओल्ड मैन. ये कौन से वो ओल्ड मैन है जो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे उस गार्डन में. तो जब वो कोशिश करते हैं कि मैं इस जगह को छोड़ के चला जाता हूँ, नहीं कोई आगे कोई है यहाँ पे ऑलरेडी, और मैं तो ये सोच के आया था कि यहाँ पर कोई नहीं है, अब जब मेरे को पता चल गया है कि कोई ऑलरेडी गार्डन में है तो मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए. सो ही ट्राइज टू लीव द प्लेस. अब यहाँ पे ही कौन है? तो ही यहाँ पर डेरी है. He tries to leave the place but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. Derry feels guilty for entering the garden without permission. और डेरी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मैं तो किस गलत तरीके से गार्डन के अंदर आया हूँ, मैं तो यहाँ से कूद कर उसकी दीवार से कूद कर आया हूँ, तो ये तो अच्छा तरीका नहीं था, बल्कि गेट्स ओपन थे, मैं वहाँ से आ सकता था, बट मैंने वो तरीका यूज़ नहीं करा. थोड़ा उनको गिल्टी फील होता है खुद से. Mr. Lamb welcomes him and tells him not to leave just because of his presence. अब मिस्टर लैम बोलते हैं, अब अगर तुम आए गए हो तो तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसे इंसिस्ट कर रहे हो? Yes, I shall go now. Sorry, I'm going now. I shall take your leave. अब बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तुम आ गए हो तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में, और जो भी आता है उसका बहुत वेलकम है यहाँ पर, और डोर्स हमेशा खुले रहते हैं, गार्डन के गेट्स हमेशा खुले रहते हैं यहाँ पे लोगों का वेलकम करने के लिए. तो अब तुम क्यों जा रहे हो? और अगर तुम सिर्फ जा रहे हो बिकॉज ऑफ मी, ऑन अकाउंट ऑफ मी, तो मेरी वजह से मत जाओ, ये सोच के मत जाओ कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम इसलिए जा रहे हो. सो डोंट लीव जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंट. ये हिस कौन है? ये यहाँ पर ओल्ड लैम है, ओल्ड मैन है जिनका नाम है मिस्टर लैम. लैम की वजह से, मेरी वजह से मत जाओ. Derry wants to leave as he thinks people don't like his face and wherever they get afraid of his looks. अब डेरी क्यों वहाँ से जाना चाहते हैं? ये नहीं सोच के मैं गलत तरीके से आया हूँ, बल्कि उनको ये बुरा लग रहा था कि लोगों को तो उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, और वहाँ पर भी बहुत लोग आएंगे, तो अगर जैसे कि मिस्टर लैम ने उनको देख लिया, तो उनको भी जब ये पता चलेगा, मतलब देख लेंगे कि मेरा फेस ऐसा है, तो उनको भी शायद मैं पसंद नहीं आऊँगा, मुझे जाने को बोलेंगे, तो इसलिए मैं खुद चला जाता हूँ. और ये सोचते हुए why he wants to leave as he thinks people don't like his face. लोगों को मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है, लोगों को मेरा चेहरा पसंद नहीं, उनको बहुत डरावना लगता है, हॉरिबल दिखता है वो. और तो और बोलते हैं कि they get afraid of this look. और तो और लोगों को मेरी ऐसी लुक्स देख के बहुत डर लग जाता है, वो स्कैर्ड हो जाती है, they are afraid of me. तो उनको लगता है कोई भूत, कोई मॉन्स्टर जैसा है. But Mr. Lamb insist him to stay there. But Mr. Lamb उनको बार बार इंसिस्ट करते हैं
हैं इंसिस्ट ही स्टे देयर, कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। मिस्टर डेरी को बोलते हैं कि यहाँ पर रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन बी हियर। दे एंटर इनटू कॉन्वर्सेशन दैट हाउ डेरी इज नॉट लाइक बाय एनीवन एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। अब यहाँ से जब वो बातें करते हैं, जब वो उनको कॉन्टिन्यूसली रोकते रहते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, तो जब ऐसे बातें करते हैं तो यहाँ से इनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। और फिर दे एंटर इनटू अ कॉन्वर्सेशन दैट हाउ डेरी इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, कि अब डेरी यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, आई एम नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। और वो बोलते हैं मुझे सब पता है कि हो सकता है जैसे आप भी मेरे साथ कर रहे हो। वो मिस्टर लैम को पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि आप अभी जैसे मान लीजिए अगर आप हो और आप मेरे को बोलो कि नहीं नहीं बेचारा कोई बात नहीं, खेल लो मेरे गार्डन में, तुम छोटे बच्चे ही तो, बट हो सकता है आपके दिल में यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी गुड विद मी, बट मैं आपको जानता हूँ कि आप दिल में यही सोच रहे हो कि कितना गंदा सा इंसान है, इसको देख के तो मेरे गार्डन में कोई भी नहीं आएगा, काश ये भी यहाँ से चला जाए। तो कहीं ना कहीं आप भी प्रिटेंड कर रहे हो, बिकॉज मैं लोगों को जानता हूँ कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे को किस एटीट्यूड से देखते हैं, किस नज़रिए से मेरे को देखते हैं, तो वो मैं बहुत अच्छे से अब समझ गया हूँ। बिकॉज माइट भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे ऐसे डेरी के साथ जिससे वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। And how he hates people behaving like this with me. Mr. Lamb tries to console him, but Mr. Lamb कोशिश करते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा सोचने का नज़रिया है, हो सकता है लोग अपने बारे में बात कर रहे होंगे और तुम्हें लगा कि तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, हो सकता है लोग कुछ भी बोलते हैं तो छोड़ो, लोगों को इग्नोर करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने तरीके, तो बहुत उनको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। He tries to leave the place but he is stopped by the old man. अब वो बार बार कोशिश करते हैं, I repeated. Still he is not depressed and enjoys his life. अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने लास्ट लाइन में देखा था कि लैम ट्राइज टू कंसोल हिम, मिस्टर लैम उसको बहुत कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं रिलैक्स, काम डाउन, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारे देखो कितने अच्छे हाथ पैर आँख, तुम्हें पूरी फिजिकल फिट हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर फेस है तो दैट्स ओके, दैट वी एक्सेप्ट कि ऐसा है, और ये सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से डेरी समझ जाए और थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए वो। स्टिल ही इज नॉट डिप्रेस्ड एंड एंजॉयज हिज लाइफ। और वो बोलते हैं इन सब के बावजूद भी तुम मुझे देखो कि मेरा तो एक पैर भी नहीं है, मेरा एक जो आर्टिफिशियल लेग जो मैंने लगाई है वो भी टिन की बनी हुई है, बट मैं इतना डिप्रेस्ड नहीं हूँ लाइफ में, तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं तो लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करता हूँ। They both talk about various things and this leads to the revelation of Derry's fear, depression and hatred about his being in such a condition. अब इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी रेस करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स बताते हैं कि डेरी किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट हो जाए और लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखे, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, अपना सोचने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करें। तो ये करते करते they both talk about various things and this leads to the revelation of Derry's fear. अब यहाँ से बातों ही बातों में मिस्टर लैम को ये समझ में आता है कि डेरी के फियर का, डर का क्या कारण है, क्यों वो इतना डिप्रेस्ड है और क्यों वो इतना हेट्रेड फील करता है अबाउट हिज बीइंग इन सच अ कंडीशन, कि मेरी ये जो कंडीशन उसको कितना उसको दुख लग रहा है, कितना हेट फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें मिस्टर लैम को पता चलती है इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। बट मिस्टर लैम keeps on telling him to think of the positive things, but despite all these Mr. Lamb continuously उनको consistently insist करते रहते हैं कि ये सब ये एक पार्ट है, तुम इनको मत देखो, जो इतनी बड़ी जो ब्यूटीफुल लाइफ है तुम उन चीज़ों को देखो, देखो कितने प्यारे, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉसमिंग ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स हैं, ये इतना हनी बी का जो भी हाइव था उनका पूरा मधुमक्खी का छत्ता था उसको देखो, ब्यूटीफुल एप्पल्स है जो क्रैब एप्पल्स लगे हैं इसको देखो, इनकी ब्यूटी को देखो। तो नेचर लवर बनाना चाह रहे थे वो, ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कुदरत ने, नेचर ने जैसा हमें बनाया, जैसे जो चीज़ बनाया दैट इज अप्रिशिएबल इन इट्स ओन सेंस, और सारी चीज़ें एक जैसी ही तो है, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत उसको कन्विंस कर रहे थे। फाइनली उनके रीजंस का पता चलता है कि क्यों डेरी को इतना लोगों से मिलने में डर लगता है, वो क्यों इतना
इतना डिप्रेशन में आ रहा है और वो अपनी लाइफ से इतना क्यों हेट करता है. But Mr. Lamb keeps on telling him to think of the positive things. Soon they become friends and Mr. Lamb asks him to help in plucking the crab apples of his garden. और थोड़ी ही देर बाद ऐसी इनकी बात चलती रहती है और मिस्टर लैम डेरी को बोलते हैं कि अब तुम मेरे फ्रेंड बन गए. तो बोलते हैं फ्रेंड, मैं कैसे फ्रेंड की भाई, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, हमें आप एक दूसरे का नाम नहीं पता और मैं कभी यहाँ पर आऊँ या ना आऊँ, मैं फर्स्ट टाइम आए उसके बाद आऊँ ना आऊँ, मुझे नहीं पता, तो हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड. तो डेरी बोलते हैं कि चलो ठीक है. अब फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ बट मैं तो तुम्हें अपना जो भी यहाँ पर आता है उसको मैं बहुत अच्छे से वेलकम करता हूँ, उसका इस गार्डन में वेलकम है और जो भी यहाँ पर आता है वो सब मेरे फ्रेंड्स होते हैं. तो डेरी बोलते हैं चलो ठीक है, आप मुझे अपना फ्रेंड बना लो, लेकिन मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं बोल रहा हूँ. So soon they become friends and Mr. Lamb asks him to help him in plucking the crab apples of his garden. और Mr. Lamb बोलते हैं if you feel okay, I can do it myself. But अगर तुम चाहो मुझे थोड़ा सा कंपनी देना, so you can help me in plucking those crab apples. तुम ये वाले एप्पल्स को प्लक करने के लिए मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो. इट्स नॉट दैट कि मैं तुम पे डिपेंड हूँ कोई मेरी मदद करे, बिकॉज मैंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया है, मैंने अपनी उस लेग को एक्सेप्ट कर लिया और मैं सारी चीज़ों को इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता हूँ. बट ठीक है, तुम अगर आए हो, मेरे फ्रेंड हो, मुझे अगर कंपनी करना चाहो, सो यू आर मोस्ट वेलकम. Derry tells him that he had come too far from his home and hadn't told anything about this to his mother. अब वो बोलते हैं कि मैं बहुत दूर से आए. एग्जैक्टली कितनी दूर से आए हैं वो? 3 miles. अब बोलते हैं मैं यहाँ पे 3 मील दूर से आया हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी, वो मेरा वेट कर रही होंगी. इट मस्ट बी बॉदरिंग हर कि मैं अभी तक घर नहीं आया हूँ, तो मैं इतने देर तक नहीं रुक सकता हूँ आपके साथ. आई हैव टू गो होम. सो डेरी टेल्स हिम दैट ही हैड come too far from his home and hadn't told anything about this to his mother. और उन्होंने मम्मी को ये भी नहीं बताया कि मतलब कि डेरी ने बोला कि मैंने मम्मी को ये भी नहीं बताया कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं क्रैब एप्पल्स को प्लक कर रहा हूँ, इस गार्डन में हूँ, इतनी दूर हूँ, तो शी मस्ट बी वरिंग अबाउट द थिंग्स. तो एटलीस्ट मुझे जाना है और उनको इन्फॉर्म करके मैं आपके पास दोबारा आ सकता हूँ. मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर. मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ ये तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होगी, तुम घर जाओ और अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करके अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिर आ जाना. Derry finds it difficult and this leads to a small quarrel between both of them. अब डेरी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि मैं इतनी दूर जाऊंगा और फिर आऊंगा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल. और मम्मी तो नहीं मानेगी बिकॉज दे डोंट अलाउ मी टू गो वेयर एवर आई वॉन्ट, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू. मुझे हर चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते, वही बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किसके साथ रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरी डिफाइन करते हैं. दे टेक केयर ऑफ मी, तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता. उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एनी हाउ वो घर पहुँचते हैं एंड दिस, और यही सारी चीजें लीड्स टू स्मॉल क्वारल बिटवीन बोथ ऑफ देम. बोथ ऑफ देम कौन है? डेरी और उनकी मदर. ये डेरी और मदर के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्वारल, एक छोटी सी ऐसी बहस हो जाती है. बहस किस कारण से होती है? बिकॉज डेरी कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता है कि मुझे जाने दो गार्डन में, मुझे गार्डन में जाने दो, बट मदर कॉन्टिन्यूसली इंसिस्ट करते नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, बोल दिया नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, यू आर सपोज टू बी हेयर, और तुम घर पे ही रहोगे, जो करना है तुम यहीं पर करो, यहीं एंजॉय करो, तुम वहाँ नहीं जाओगे. बिकॉज दे आर बिट वरिड कि उसका ऐसा फेस है, लोग उसको गलत बोलेंगे तो पेरेंट्स को ही बुरा लगेगा. एट द सेम टाइम दे आर हेल्पलेस, और रियलिटी भी यही है, तो वो उसको ज़्यादा कहीं कहीं जाने नहीं देते, कहीं इनफैक्ट कहीं भी जाने नहीं देते हैं. सो डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन. और डेरी ने एट लास्ट में क्या बोला? दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन. और डेरी को एकदम से याद है, मैंने तो उनको ऐसा बोला था कि मम्मी की परमिशन लेके मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी से, तो मेरा वेट कर रहे होंगे. अब ऐसा डेरी को लगता है कि वो वेट, बट आइडियली वो वेट नहीं कर रहा था, बिकॉज उन्होंने ऐसा मान लिया था कि इतनी दूर गया है डेरी और उसके मम्मी पापा उसको परमिशन नहीं देंगे, वो नहीं आएंगे, और लेट मी start doing things by my own. His mother doesn't want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. अब मदर नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से क्वारल हुआ, बट फाइनली वो मम्मी की बातों को अगेंस्ट करते हुए, रिफ्यूट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपना प्रॉमिस मेक करने के लिए, जस्ट टू कीप हिज प्रॉमिस जो उनने मिस्टर लैम से किया था कि नहीं मैं जाऊँगा, मैं मम्मी को बता के इन्फॉर्म करके उनकी परमिशन लेके और मैं फिर दोबारा आपके गार्डन में आऊँगा. सो हिज मदर डजंट वॉन्ट हिम टू गो बैक, बट ही comes back
again to fulfill his promise. और यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ पता चली डेरी के बारे में कि जैसा डेरी ने बोला था, डेरी ने अपनी बात को फुलफिल किया, अपना प्रॉमिस कीप किया। और इन सब के बावजूद एक चीज़ बहुत पॉजिटिव थी जो डेरी में चेंज आया कि डेरी जो करना चाहता था, जो चीज़ें डेरी को अच्छी लगी क्रैब एप्पल्स को प्लग करने की एक्टिविटी, वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए इतनी दूर गए और फिर लौट के वापस आए डिस्पाइट की मदर उनके अगेंस्ट थी इस चीज़ के। मीनवाइल मिस्टर लैम क्लाइम्स द लैडर ऑन हिज ओन टू प्लग द क्रैब एप्पल्स एज ही वाज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न, क्योंकि वो जानते थे कि डेरी नहीं अब लौट के आएगा। तो उन्होंने लेडर लिया और उस ट्री पे उसको सपोर्ट दी और उस पर चढ़ के क्रैब एप्पल्स को प्लग करना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब। अब क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज थे, उनकी एक लेग नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, वो टिन की बनी हुई थी, आर्टिफिशियल लेग थी, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम डिफिकल्टी आती थी क्लाइंब करने में, बिकॉज वो एग्जैक्टली बेंट नहीं होती थी अच्छे से, तो उनको चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती। बट एनी हाउ ही सम हाउ ट्राई टू मैनेज। मिस्टर लैम फॉल्स फ्रॉम हिज लेडर एंड डाइज। और फाइनली क्या होता है, जब वो थोड़ा कुछ ना कुछ एप्पल प्ले एकदम से उनका पैर थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, लेडर गिर जाती है और फाइनली वो भी गिर जाते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं उस लेडर से, उस ट्री से, उनकी वहाँ पर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम। और डेरी तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ही खुश था। आज पहली बार वो इतना खुश था, इससे ज़्यादा खुश वो कभी नहीं था, बिकॉज आज पहली बार वो अपनी इच्छा, अपनी मन की चीज़ को पूरा करने वाला था जो वो चाहता था। बिकॉज इससे पहले उनके पेरेंट्स उन पे चीज़ों को इम्पोज करते थे, उनको हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। आज भी रिस्ट्रिक्ट किया, बट ही वेंट अगेंस्ट इट। सो डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम। When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. तो उनको लगता है, oh Mr. Lamb, get up, look, I am here. मैंने अपना promise, I kept my promise, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं वैसे ही मैंने किया और मैं लौट के आया। देखिए मैं आपकी मदद करूंगा, डोंट यू वरी। हम दोनों मिलके बहुत सारे क्रैब एप्पल्स कलेक्ट करेंगे और फिर हम जेली बनाएंगे इनकी। तो ऐसे बहुत पॉजिटिवली, बहुत खुश होकर उनको उठाने की कोशिश करा। बट फाइनली he finds that he is no more, he is lifeless। और उनको रियलाइज होता है कि मिस्टर लैम की गिरने से डेथ हो गई है, गिरे हैं नीचे और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। एंड ही इज नोवर एंड स्टार्ट्स वीपिंग। सो डेरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव बट didn't get any response from him. Finally he comes to know that he is dead and starts weeping। और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए थे। और यहीं पे हमारी चैप्टर एंड हो जाती है। यहाँ पे मिस्टर लैम्ब की जैसे ही लाइफ एंड होती है, चैप्टर एंड हो जाती है। बट यहाँ पे डेरी की लाइफ, जो डेरी की मिजरेबल लाइफ थी, जो फियर, जो डिप्रेशन, जो हेट्रेड फीलिंग्स थी डेरी के अंदर, वो भी उन सारी चीज़ों का भी एंड हो गया। और यहाँ से डेरी भी एक नया टाइप का डेरी स्टार्ट हो गया। अब डेरी बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, डेरी बहुत ही होपफुल हो गया है, बहुत अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना सीख गया। जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं, उनको फुलफिल करना अब उसने शुरू कर दिया है। सो लेट्स इमीडिएटली कंक्लूड विद दिस चैप्टर। ऑन द फेस ऑफ इट summary, the writer wants to say that we should never feel shame on our appearance। हम जैसे भी दिखते हैं, हमें इन सारी चीज़ों से हमें शेमफुल नहीं होना चाहिए। कि हम आपने देखा हो कई लोग की हाइट छोटी होती है, कई लोग बहुत लंबे होते हैं, कहीं बहुत मोटे होते हैं, कहीं बिल्कुल स्किनी होते हैं, कईयों का नाक बड़ा होता है, कईयों का छोटा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे ये चैप्टर हमें बोलती है कि हमें अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस से कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें इन चीज़ों की वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होना, बिकॉज इट इज़ ऑल इन हैंड्स ऑफ गॉड। ये हमारे हाथों में नहीं है। और अगर ये हमारे हाथों में चीज़ें होती तो हम किसी मॉडल या एक्टर या एक्ट्रेस से कम नहीं होते, अगर ये हमारे हाथ में चीज़ें होती। सो वी शुड नॉट फील शेम ऑन आवर अपीयरेंसेस, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ये हमारे हाथों में नहीं है। ऑल्सो वी शुड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवरसेल्व्स। और हमेशा हमें अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए कि एक चीज़ की कमी, बाकी तो वी आर ओवर ब्लेस्ड। मान लो अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हम दुनिया को कैसे देखते, अगर हमारे कान नहीं होते हम कैसे दुनिया को सुन पाते। तो ये सारी चीज़ों से हमें पॉजिटिव जो कुछ भी है, वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। और ये सारे पॉजिटिव वर्ड से इंस्पायर करती है ये हमारी चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट।
Now let's immediately discuss with the question answers which are given after your chapter. So first question is, what is that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? कि खुद के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डेरी को कॉन्स्टेंटली मिस्टर लैम की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी. लेट्स ट्राई टू रीड विद द आंसर. सो डेरी मेट मिस्टर लैम बाय चांस. जानबूझ के नहीं बोलूँगी, गलती से इत्तेफाक से उनसे मिल गए. डेलिबरेटली कोई मिलने नहीं जा रहे थे, इत्तेफाक से वो तो गार्डन में ऑन फाइंडिंग दैट ये गार्डन पूरा खाली है, एम्प्टी गार्डन है, बिल्कुल खाली शांत है, तो लेट मी एंजॉय माय टाइम, मैं अकेला यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगा. और जब इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई पर्सन था, तो इस तरीके से पहली बार वो किससे मिलते हैं? मिस्टर लैम्ब से मिलते हैं. As he walked into Mr. Lamb's garden, his apprehensions were put to rest by the sensitive counseling he received. और जो भी उनकी apprehensions थी वो सारी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती जैसे ही मिस्टर लैम्ब उनको इतना पॉजिटिव जेस्चर देते हैं, इतना पॉजिटिव वेलकम देते हैं. बिकॉज आज से पहले तो लोग उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे, उनसे बात भी करना नहीं पसंद करते थे. बट वही सारी चीज़ों के साथ जब मिस्टर लैम्ब ने उनको बहुत ब्यूटिफुल वेलकम दिया अपने गार्डन में, तो आधी चीज़ें तो यहीं पर बहुत अच्छी हो गई और डेरी को बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लगी. डेरी एज अ यंग बॉय विद बर्न फेस वाज सब्जेक्टेड टू एलाइनेशन एंड पिटी. उनके साथ हमेशा लोग बहुत दया करते थे, लोग बहुत बुरा बोलते, बेचारा इंसान, अरे अब इसका क्या होगा, लोग इसको बहुत सिंपैथी थे, बहुत पिटी नज़रों से उसको देखते थे. तो वो चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई थी. पीपल फेल्ट दैट हिज फेस वॉज अ टेरिबल थिंग. लोगों को क्या लगता था कि डेरी का जो फेस है दैट वॉज अ वेरी, बहुत ही भयानक चीज़ है, एक लाइक बुरा सपना है, या फिर उनको लगता था ये क्या एक डरावनी चीज़ है, इसको देख के तो कितना डर, कौन ही उसको देख सकता है. तो लोगों को ऐसी ऐसी फीलिंग आती थी. एंड शंड हिम, और उसको बहुत बुरा बोलते थे कि इससे कौन प्यार करेगा, इसको कौन किस करेगा, कौन इसके साथ, इसकी मदर के अलावा कौन इसकी केयर कर सकते हैं, इसको कौन प्यार कर सकता है. मिस्टर लैम्ब taught him how beauty was relative and individuality of each creation was to be treasured. हम मिस्टर लैम्ब ने यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया डेरी को. taught him how beauty was relative, कि ब्यूटी तो थोड़े समय की, आज कोई ब्यूटीफुल है तो कल किसी की एज हो जाएगी, ब्यूटी खत्म हो जाएगी. आज ब्यूटी है, कल नहीं है, कल नहीं थी, आज हो जाएगी ब्यूटी. सो दैट इज़ वेरी रिलेटिव, बहुत ही छोटे समय के लिए. एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच क्रिएशन वॉज टू बी ट्रेजर्ड. और अगर हमें किसी चीज़ को ट्रेजर करना है, अगर हमें किसी चीज़ को सराहना है, संभाल के रखना है, सो दैट इज़ द इनर ब्यूटी. और यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते भी हैं कि हैंडसम्स आर नॉट हैंडसम्स बाय व्हाट दे एग्जैक्टली लुक. तो अगर कोई इंसान अच्छा दिखता है तो वो अपने अच्छे दिखने की वजह से अच्छा नहीं होता, वो अपनी अच्छी डीड्स की वजह से, गुड डूइंग्स की वजह से अच्छा होता है. बिकॉज उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसका हार्ट प्योर होता है, उसकी सोल अच्छी होती है. तो यहाँ पे यही चीज़ उन्होंने इस सेंटेंस से बोली है. ही टॉट डेरी टू व्यू थिंग्स डिफरेंटली एंड टॉट हिम टू एम्ब्रेस हिज फ्लॉ. और उन्होंने डेरी को क्या सिखाया कि चीज़ें बहुत डिफरेंट है, हर चीज़ को बुरा मत बोलो, हर चीज़ को ऐसे नज़रिए से मत देखो, अच्छे नज़रिए से देखो. देखो चीज़ें बुरी नहीं है, चीज़ें उन बुराइयों में भी अच्छाई है, बिकॉज चीज़ें तो वैसी ही हैं. एंड टॉट हिम टू एम्ब्रेस हिज फ्लॉ. और ये भी सिखाया कि अगर तुम्हारे में कोई कमी है, अगर तुम्हारा फेस में अगर वो बर्न है, सो ट्राई टू एम्ब्रेस, उसको अप्रिशिएट करो, कोई बात नहीं, एज इट इज़ हो, यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज़. और बाकी जो तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको अप्रिशिएट करो, उनके बारे में सोचो कि अगर वो भी नहीं होती तो तुम कैसे होते. He told Derry of a man who was afraid of everything. और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो स्टोरी में दिया था. अब एक ऐसे मैन का एग्जाम्पल है कि वो हर चीज़ से डरता रहता था. उसको लगता था अगर मैं रोड पे चलूँगा तो कोई गाड़ी मुझे आके मेरा एक्सीडेंट कर देगी और मेरी डेथ हो जाएगी. और अगर मैं पब्लिक प्लेस में मार्केट एरिया में जाऊँगा तो अगर किसी ने स्नीज कर दिया तो उसके बैक्टीरियाज आ जाएंगे और हो सकता है मुझे वायरल हो जाए और मेरी डेथ हो जाए. तो हर चीज़ से वो डरता रहता था कि मेरी कहीं डेथ ना हो जाए. और फाइनली जब ये एग्जाम्पल वो डेरी को बता रहे थे
थे तो उन्होंने बताया, तो उसने ये सब डर से बचने के लिए उसने अपने आप को एक खाली कमरे में बंद कर लिया कि ना तो मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा और ना मेरी डेथ होगी। और फाइनली एंड में क्या होता है, वो पर्सन की डेथ कैसे होती है, वो बेड पे लेटा हुआ होता है और उसके बेड के ऊपर एक सीनरी होती है, एक फोटोग्राफ जिसको फ्रेम कराया था, और सीनरी उनके हेड पे गिर जाती है और जिसके गिरने की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है और डेरी बहुत हंसने लग जाता है। तो यही यहाँ पर बता रहे थे मिस्टर लैम कि हमें अपने डर की वजह से, अब जो होना है डेस्टिनी में वो तो होगा ही होगा, हम डर के अपनी कब तक अपनी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इनको स्टोरी बताते हैं, मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एंड हु शट हिमसेल्फ अप इन अ रूम टिल अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑनटू हिज हेड एंड किल्ड हिम, और एक वो पिक्चर उनके सिर पर गिरी और इससे उस पर्सन की डेथ हो गई। तो सारे जो डर थे वो उनके साथ ही चले गए। तो एग्जाम्पल के थ्रू और क्या करते हैं, डेरी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो पॉजिटिव हो जाए। ही टोल्ड हिम नॉट टू हाइड बिहाइंड हिज डिफॉर्मिटी, he gave Derry the conviction to achieve what he wanted out of life। अब मिस्टर लैम ने डेरी को क्या बोला, ही कौन है यहाँ पे, ही मिस्टर लैम है। लैम बी साइलेंट है, जो जितने भी वर्ड्स के एंड में अगर बी आता है तो बी को हम साइलेंट। सो मिस्टर लैम टोल्ड हिम नॉट टू हाइड बिहाइंड हिज डिफॉर्मिटी। तो मिस्टर लैम डेरी को अब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हारी डिफॉर्मिटी, मतलब जिस तरीके से तुम बने हो, अगर तुम्हारी पार्ट में कोई इंजरी है, चोट या किसी डिजीज़ की वजह से कोई बॉडी का पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा या उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारे फेस में था, तो बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट टोल्ड हिम नॉट टू हाइड बिहाइंड हिज डिफॉर्मिटी। अब तुम्हारी ये जो चैलेंज है तुम्हारे लिए, तुम इसके पीछे छुपो मत, कि तुम ऐसा मत करो कि यार मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं लोगों से मिलूंगा नहीं, मेरे को कहीं अकेले जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे मैं अकेले ही टाइम स्पेंड करूँ, मुझे लोगों से नहीं मिले। यू शुड नॉट डू लाइक दिस। He gave Derry the conviction to achieve what he wanted out of life। तो वो डेरी को बोलते हैं कि you do whatever you want to do, how you want to do, whatever that please you, तुम उसको करो, जो भी चीज़ तुम्हें करने में अच्छा लगता है, जो चीज़ करने में तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं, उन सब चीज़ों को तुम अपने तरीके से करो जैसा करना चाहते हो। Derry learned to let go of his hatred that was eating him up from inside। और डेरी ने क्या करा, he learned to let go of his hatred that was eating him up from inside। और ये जो hatred उसको जो अंदर से खा रही थी दिन पर दिन, उसने उस hatred feeling को डेरी ने कहीं ना कहीं let go कर दिया कि अब देखता हूँ कि अब लोग क्या बोलेंगे। सो एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट करा और उसने इग्नोर कर दिया कि बी वॉट एवर आई एम, हाउ सो एवर आई एम, मैं वो चीज़ें करूँगा जो मुझे अच्छी लगनी, irrespective of the attitude of others towards me। Then when Derry defended Mr. Lamb to his mother, he seemed to be overwhelmed and inspired by Mr. Lamb's ideas। और जब when Derry defended Mr. Lamb to his mother, और जब डेरी ने अपनी मदर को बताया मिस्टर लैम्ब के बारे में, so he seemed to be overwhelmed and inspired by Mr. Lamb's idea। तो बता रहे थे कि उन्होंने मुझे ऐसा बताया, ऐसा करने के लिए बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर लैम्ब को। जब उनकी मम्मी ने बोला नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जानती हूँ उस मिस्टर लैम्ब को, वही इंसान जो ओल्ड एज का है, जो अकेला रहता है, जिसका 10 लेग है, तुम उसके पास नहीं जाओगे, बोल दिया तो नहीं जाओगे। तो तब मिस्टर लैम्ब के बारे में डेरी बहुत इंस्पायरिंग वे में, बहुत ही खुश होकर, बहुत ही अच्छे एटीट्यूड से उनके बारे में समझा रहे थे। देन He seemed to be overwhelmed and inspired by Mr. Lamb's ideas। तो ऐसा जैसे जिस तरीके से वो अपनी मदर को बता रहे थे, तो ऐसे समझ में आ रहा था कि he is highly carried away by Mr. Lamb, और वो मिस्टर लैम्ब से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं। He found in Mr. Lamb someone who looked beyond his deformity and didn't pity or fear him। अब ये पहले ऐसे शख्स थे जिसमें डेरी ने ऐसा देखा कि ये इंसान मुझ पे कोई दया नहीं खा रहा है, वो मुझ पे ऐसे बेचारे वाली फीलिंग नहीं ला रहा है। सो ही फाउंड इन मिस्टर लैम्ब समवन हु लुक्ड बियॉन्ड हिज डिफॉर्मिटी, मतलब मेरा जो कर्स है, ये जो मेरा जो चेहरा है, उसके बियॉन्ड देखा उन्होंने मुझे, मेरी फीलिंग्स को समझा, मेरे हार्ट को समझा, मेरे सोल को समझा। उन्होंने सिर्फ मेरे चेहरे पे नहीं गए बल्कि मेरे इनर सोल को जज करने की कोशिश करी। एंड डिडंट पिटी और फियर हिम।
और मुझ पर उनको देख के और उनको मुझ पर देख के कोई दया नहीं है, मेरे को सिंपैथी नहीं देने लग गए या मुझसे वो डरने नहीं लग गए जैसे बाकी लोग ऐसा उनसे करते थे डेरी से. मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी बिकॉज ही taught him the valuable lesson of not indulging in self pity and of looking at the brighter side of the things. अब मिस्टर लैम की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए थे डेरी? बिकॉज मिस्टर लैम ने, ही कौन है? मिस्टर लैम, ये मिस्टर लैम ने क्या सिखाया था? ही टॉट हिम द वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ. और वो वैल्यूएबल लेसन क्या था? ऑफ नॉट इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी. एटलीस्ट तुम अपने आप को तो मत कोसो, अपने आप को तो मत बुरा भला बोलो, अपने आप को तो अप्रिशिएट करने की कोशिश करो, तभी तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे. एंड ऑफ लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. और चीज़ें भले दिखती हैं बुरी, ये सिर्फ हमारा देखने का नजरिया, लेकिन उस बुराई में भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी है. तुम उन चीज़ों की अच्छाइयों को देखो, तुम ब्यूटीफुल चीज़ों को देखो. He taught Derry by his own example to be unafraid and to face the world. उन्होंने खुद के अपने एग्जाम्पल से बोला कि दो आई एम फिजिकली चैलेंज, मेरी खुद की लेग नहीं है, मैंने आर्टिफिशियल लेग लगवाई है जो कि टिन की बनी है, बट फिर भी मैंने लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा है और मैं इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ. वेरी मच हैप्पी कंटेंटेड विद माई लाइफ. मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेंट, कोई फियर नहीं है अपनी लाइफ से. तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि डेरी वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड और इंक्लाइंड टुवर्ड्स मिस्टर लैम. Heading with the next question, in which section of the play does Mr. Lamb display signs of loneliness and disappointment? ऐसे जो हमने पूरा ये जो प्ले डिस्कस करा, ऐसे कौन से पार्ट में हमें पता चला दैट मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले करते हैं साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, की वो भी कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हैं, वो भी डिसअपॉइंटेड है लाइफ में, बट डिस्पाइट दीज थिंग्स वो कितना खुश रहते हैं और लाइफ को कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स? जल्दी से डिस्कस करते हैं इस ब्यूटीफुल से आंसर को. सो मिस्टर लैम्ब्स कम अक्रॉस एज अ लोनली बट cheerful figure who wards off his loneliness by finding diversion in nature around him. अब मिस्टर लैम्ब भी डेरी के जैसे ही एक पर्सन थे जो फिजिकली चैलेंज थे कहीं ना कहीं, और वो अकेले रहते थे उस बड़े से घर में, बिल्कुल अकेले रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती थी और जो उनकी विंडोज थी उस पर भी कोई कर्टन नहीं लगे थे, और वो गार्डन के ओनर थे जिसमें बहुत सारे लोग विजिट करने आते थे और चले जाते, और जो भी लोग आते थे उनके साथ वो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और उनको अपना फ्रेंड्स कंसीडर करते. तो मिस्टर लैम्ब कम अक्रॉस एज अ लोनली बट cheerful figure who wards off his loneliness. अब वो अपनी लोनलीनेस को कैसे वार्ड ऑफ करते हैं? बाय फाइंडिंग डाइवर्जन इन नेचर अराउंड हिम. अपने आप को उस नेचर की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल, ये कितने ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल फ्रूट्स, ब्यूटीफुल ये चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, ये हनी बीज का जो हमिंग का साउंड है, और ये जो नेचर है, ये इतनी ग्रीनरी जो है, इन सब की तरफ वो डाइवर्ट हो जाते हैं और अपनी लोनलीनेस को वो इस तरीके से किल करते हैं, वार्ड ऑफ करते हैं. ही appears to be caught up in his own world, his garden. और वो ज़्यादातर अपने उस गार्डन में ही, वो गार्डन ही उनका वर्ल्ड हो गया था जिसमें पूरा टाइम स्पेंड करते थे. उस ट्री में, वो एप्पल का जो ट्री था, क्रैब एप्पल्स जिसमें लगते थे, वो उनको प्लक करते थे, उनसे जेली बनाते थे, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिहाइव था हनी बी का, वो बहुत बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता था जिसकी जितने भी हनी होती थी उससे वो बच्चों के लिए कैंडीज या स्वीट्स बनाते थे. तो ऐसे करके अपना पूरा टाइम वो यूटिलाइज करते थे इन एक्टिविटीज़ में. His leg was blown off years back and the kids called him Lammy Lamb. और इसी वजह से, बिकॉज उनकी खुद का एक टांग नहीं थी जिसकी वजह से लोग उनको लेमी लैम करके उनको छेड़ते थे, बट उनको बुरा नहीं लगता था बिकॉज उनको एज अ फ्रेंड्स कंसिडर करते थे और वो बोलते थे दिस इज व्हाट हाउ वी प्ले विद ईच अदर. वो मुझे कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ, और हम मस्ती करके अपने अपने घर चले जाते हैं. बट he had learned not to let that bother him. बट उनने कभी उस चीज़ को उन पर हावी नहीं होने दिया, उससे कभी वो परेशान नहीं, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी लेग नहीं है यार, अब मैं हैंडीकैप की कैटेगरी में आता हूँ. नहीं, वो सारी अपनी चीज़ें नॉर्मल परस्यू करते थे विदाउट बीइंग कंसर्न टू कि उनकी एक 10 लेग है. ही लिव्ड अलोन इन हिज हाउस एंड स्पेंड हिज टाइम वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग. और अपना टाइम वो किस में स्पेंड करते थे? आसपास की चीज़ों को वॉच करना, ब्यूटी ऑफ नेचर को एडमायर करते थे, और हनी बी के हमिंग साउंड को अप्रिशिएट करते थे, और कुछ सोचते रहते थे कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें
हाईली अप्रिशिएट करना चाहिए. वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल थिंग्स दैट ही हैज गिफ्टेड अस विदाउट एनी cost. Or when Mr. Lamb told Derry that he had lot of friends, Derry suspected him of lying and declared that he would probably die alone, unattended. और यहाँ पर जब Mr. Lamb ने Derry को बोला that he had lot of friends कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और Derry बोलते अच्छा बता ना कितने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने बड़े घर में तो अकेले रहते हो, तो कहाँ है आपके फ्रेंड्स जो आप बोलते रहते हो, नाम बताइए जरा 2-3 के. तो कहते नाम में क्या रखा, कुछ भी नाम हो सकता है, टॉम डिक हैरी, कोई भी एरा गहरा नहीं, ऐसे करके वो बोलते हैं. सो डेरी सस्पेक्ट करता है हिम ऑफ लाइंग, तो डेरी को लगता है पक्का मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हैं. एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वुड प्रोबेबली डाई अलोन अनअटेंडेड. वो बोलते हैं कि ये ऐसी अकेले इतने सालों से रह रहे हैं, इनका कोई भी आगे पीछे नहीं है, कोई उनको अटेंड भी नहीं करेगा, उनकी जब डेथ भी हो जाएगी तो वुड बी ऑल अलोन ओनली. वो ऐसे ही अकेले लोनलीनेस में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे. Mr. Lamb found solace in his bees and crab apples. अब उनको अपना अकेलापन किसके बीच में, वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, अपने अकेलेपन को जब फील करते थे, अपनी हनी बीज में और क्रैब एप्पल्स को प्लग करने में. When Derry talked of going back home, he wistfully remarked, once you get home, you would never let yourself come back. अब मैं तुम्हें श्योर कर रहा हूँ कि एक बार अगर तुम घर चले गए तो तुम तो खुद को कभी आने ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, तुम खुद ही अपने आप को अलाउ नहीं करोगे कि मैं इतने दूर वहाँ पे उस जगह पर जाऊँ. बिकॉज वो कहीं ना कहीं जानते थे कि लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील शायद नहीं करते हैं. ही मेड एन एफर्ट टू बिफ्रेंड पीपल, लीविंग द डोर ओपन एंड द विंडो कर्टन लेस. और वो क्या, वो हमेशा ही यहाँ पे कौन है, मिस्टर लैम्ब. तो मिस्टर लैम्ब यहाँ पे हमेशा ऐसी कोशिश करते थे टू बी फ्रेंड पीपल, लोगों को अपना दोस्त बनाना, कि जो भी आए उनको बोलते थे आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माई ब्यूटिफुल गार्डन, प्लीज कम डू विजिट. और उनकी कंपनी करते थे, उनको अपना फ्रेंड बोलते थे. सो लिविंग, और उनका जो गार्डन का डोर था वो हमेशा खुला रहता था कि उसमें अच्छे अच्छे लोग आए और उनको थोड़ी सी कंपनी मिले, उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके अपनी लोनलीनेस को कम करने के लिए. एंड द विंडो कर्टन लेस, और विंडो में जो कर्टन थी वो कर्टन्स, विंडो में जो कर्टन लगे होते वो कर्टन्स नहीं थे, विंडोज जो थी वो कर्टन लेस थी, उनमें पर्दे नहीं लगे थे. बिकॉज वो नेचर को एंजॉय करना चाहते थे. वो चाहते थे कि अगर जो कोल्ड विंड्स जो आ रही हैं वो भी अंदर आए, सनलाइट अंदर आए, तो नेचुरल चीज़ों को एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विंडोज में कर्टन्स को नहीं, कोई बैरिकेड नहीं लगाया था. मिस्टर लैम्ब ट्राइड टू ओवरकम हिज लोनलीनेस एंड डिड नॉट सी ओवरवेल्म्ड बाय द सेम. और मिस्टर लैम्ब अपने इस अकेलेपन को हमेशा ओवरकम करना चाहते थे कि कोई ना कोई उनको कंपनी करे, किसी ना किसी कंपनी में वो इन्वॉल्व रहना चाहते थे, चाहे वो नेचर की हो या किसी पर्सन की हो. एंड डिडंट सीम ओवरवेल्म्ड बाय द सेम, और वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा देख के खुश नहीं थे. कोई आता है थोड़े टाइम के लिए कंपनी करता है, फिर वो चला जाता है. He sat in the garden and listened to his bees singing and sat in the sun and read books. अब वो क्या करते थे, वो उस गार्डन में बैठ जाते थे और वो हनी बीज के हमिंग साउंड को सुनते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे. ऐसा क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि कुछ के लिए वो जो हनी बीज का जो हमिंग वाला जो साउंड होता है वो बहुत ही उनको कानों को चुभता है, बट इनके लिए, मिस्टर लैम्ब के लिए वो साउंड बहुत ही प्लेजेंट था वो. और वो सन में बैठते थे, और बिकॉज उनकी बुक रीडिंग की हैबिट थी, उनके घर में बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन था और उन बुक्स को धूप में बैठ के उस गार्डन में पढ़ा करते थे. Unlike Derry, he complained little about being isolated. और थोड़ा बहुत डेरी के जैसे, डेरी बहुत करता था कंप्लेन, ये थोड़ी सी कम करते थे. He complained little about being isolated, और थोड़ा उनको भी कहीं ना कहीं फील ज़रूर होता था कि मैं अकेला हूँ, उनको भी आइसोलेशन फील होता था. He found company in nature around him, but वो जब भी उनको अकेलापन फील होता था वो अपने उस गार्डन में चले जाते थे और नेचर से अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते थे, और वो नेचर को अकम्पनी करते थे और उनको लगता था नेचर भी उनको अकम्पनी कर रही है. Content to marvel at their beauty and the occasional visitors, और वो बहुत तसल्ली लेते थे जो भी ब्यूटी थी नेचर की, जो मार्वल एट देयर ब्यूटी, उस कुदरत की जो ब्यूटी थी उसको ड्रीम करते थे, उसके बारे में सोचते थे, उसको हाईली अप्रिशिएट करते थे, और जो लोग आते जाते रहते थे उनसे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे और उनकी कंपनी में वो उस टाइम को एंजॉय करते. तो यहाँ से पता चलता है, येस ही वॉज लोनली, वो अकेले थे, आइसोलेशन फील करते थे, बट वो उसको ओवरकम करने के लिए कभी लोगों की और कभी नेचर की हेल्प लेते थे. Heading with the next question.
The actual pain or the inconvenience caused by a physical impairment is often less than the sense of alienation felt by the person with the disability. What is the kind of behavior that the person expects from other? अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो एक्चुअल पेन या जो इनकन्वीनियंस होती है विच इज कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट. अब अगर कोई इंसान फिजिकली इम्पेयर्ड है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक टांग नहीं है, या कोई भी किसी भी टाइप का फिजिकल चैलेंज है उस पर्सन के साथ, या किसी भी टाइप की ऐसी पेन है, इनकन्वीनियंस है, that is often less than the senses of alienation felt by the person with a disability. That is often less, ये काफ़ी कम रहती है than the sense of, मतलब इनसे इतना पेन नहीं होता जितना sense of loneliness का पेन होता है कि why we are not considered as equals, या हमें involve क्यों नहीं किया, तो वो पेन कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है which is felt by the person with a disability. What is the kind of behavior that the person expects from other? और किस टाइप का बिहेवियर ऐसे लोग, डिसेबल्ड लोग, फिजिकली इम्पेयर्ड लोग दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमसे, हमें कैसे ट्रीट करें, हमसे कैसे बात करें. सो लेट्स चेक विद द आंसर. The right word for physical impairment is differently abled, a word framed to view people in a more sensitive manner. अभी हम उनको physically impair बोलना थोड़ा negative sound करता है, तो हम उनको appreciate करने के लिए हम उनको ऐसा बोल सकते हैं, they are differently abled. A word which is framed to view people in a more sensitive manner. But it is cruel that over 90 million physically challenged children worldwide, of whom 36 million are in India. But ये बहुत क्रुएलिटी की बात है, ये बहुत नेगेटिव बात है कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम ग्लोबली देखें तो 90 मिलियन फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें से कुछ हम बोल सकते हैं लाइक 40%, 36 मिलियन जो सिर्फ इंडिया में हैं, आर बीइंग सिस्टमैटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और जिनको हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन का एक पार्ट भी कंसिडर नहीं करते हैं. हमने इनके लिए दूसरे स्कूल्स बनाए हैं जिसमें जाएं और अपनी एजुकेशन के लिए लें. लाइक ये तो ऐसी वाली बात होगी जो चैप्टर में क्लियरली बोला था, लाइक वी आर मेंट कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी टांग नहीं है तो हम उन लोगों के साथ रहें, अगर हमारा फेस जला है तो सारे एक टाइप के लोग एक जगह पर. ऐसे क्या होगा, कोई किसी को ऐसे गलत नज़र से देखेगा ना, बुरा बोलेगा ना, किसी को बुरी फीलिंग आएगी, बिकॉज सभी एक टाइप के लोग हैं. तो ये जो चैप्टर में पार्ट था वो बहुत अच्छे से बताया गया यहाँ पर, और ये रियलिटी में भी प्रिवेल करता है. मेनी ऑफ देम आर स्टीरियोटाइप फ्रीक्वेंटली एंड ऑल फेस एलिनेशन इवन विद देयर ओन फैमिलीज. और बहुत सारे तो इतने टिपिकल, इतने स्टीरियोटाइप्ड हैं, इतनी छोटी सोच वाले हैं. दे ऑल्सो फेस एलिनेशन इवन विद इन देयर फैमिली, और उनको तो ऐसा फील होता है कि दे आर सेक्लूडेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, वो अपनी फैमिली का भी हिस्सा नहीं है, बिकॉज फैमिली भी प्राउड फील नहीं करती है ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को दूसरों से मिलवाना या बताना कि हमारे बच्चे, और उनको भी अपने घर में अलग जगह पर रखते हैं, और वो उनको हर जगह अपने साथ लेकर भी नहीं जाते ना, सबसे उनको मिलवाते हैं. तो उनको अपने ही घर में इतना सेक्लूजन, इतना एक्सक्लूडेड फील होता है. Now let's check what exactly they expect from others. So they deserve to be understood and accepted. तो सबसे बड़ी जो चीज़ है what they exactly look for is understanding and acceptance. तो वो चाहते हैं कि लोग हमें बस समझें, हमारे फेस से क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर हमारी टांग टूटी है या हाथ टूटी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको कोई हार्म तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं. वी आर एज like you, हम बिल्कुल as we are as you people are, we are just like you guys. हम बिल्कुल आप ही के लोगों जैसे ही इंसान हैं जिसमें फीलिंग्स है, जिनके अंदर दिल है, जिनके अंदर इमोशंस हैं. हमारी उन चीज़ों को तो कंसीडर किया जाए. हम में भी कुछ टैलेंट्स होंगे, हमें वो प्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया जाए. हमें एक्सक्लूड तो ना करें, हमें समझें, हमें एक्सेप्ट करें अपने साथ, और हमें बस समझने की कोशिश करें. एज प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव सिटीजन्स हम भी किसी काम के हो सकते हैं. इशूज ऑफ फिजिकल एक्सेसिबिलिटी आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अब ये जो इशूज हैं फिजिकल एक्सेसिबिलिटी के, दे आर जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग.
अब यहाँ पे क्या बोले, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल एसेसिबिलिटी की, लोग ये सब नहीं कर सकते, वो सब लाइक इट इज़ जस्ट अ पार्ट की, जैसे एक पार्ट है हमारा आइसबर्ग, वैसे ये एक पार्ट है जिसको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द नीड फॉर सिविल राइट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, वी मस्ट क्वेश्चन अ सोसाइटी इन विच दीज राइट्स आर नॉट द नॉर्म. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट्स के लिए चीज़ें रेस करते हैं. सो रादर देन क्वेश्चनिंग द नीड फॉर सिविल राइट्स फॉर पीपल, कि उनके भी हक हैं, उनके भी अधिकार हैं, हमें उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, उनके राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए, कि ये सब चीज़ें ना करें, हम उनके हक के लिए ना लड़ें, उनके राइट्स के लिए ना लड़ें. वी मस्ट क्वेश्चन अ सोसाइटी इन विच दीज राइट्स आर नॉट द नॉर्म. अब यहाँ हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें उस सोसाइटी के मेंबर्स से लड़ना चाहिए कि जहाँ पे इन राइट्स को एक वेयर दीज राइट्स आर नॉट नॉर्म्स, जहाँ पे क्या बोला गया है कि जहाँ पे ये जो राइट्स हैं इन डिसेबल्ड लोगों के, दे आर नॉट द नॉर्म. वहाँ पे कोई नॉर्म ही नहीं है, वहाँ पे कोई प्लेस ही नहीं है कि ऐसा लोग सर्वाइव भी कर ले. और एक तरफ हम ऐसी बातें करते हैं कि इन लोगों के भी हक है, इनके भी कुछ अधिकार है, एक तरफ हक अधिकार फॉर द डिसेबल्ड पीपल, और दूसरी तरफ हम इनको अपनी सोसाइटी का मेंबर ही कंसीडर नहीं करते, ऐसा कोई नॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी में. सो व्हाट इज दिस डिलेमेटिक कंडीशन, व्हाट अ बिग क्वेश्चन इज दिस ऑन द सोसाइटी. The most important thing we can do is value the voice of the people with disabilities. At least हम सबसे अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करें, हम उनकी भी कुछ आवाज़ है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो हम सुने तो सही कम से कम. History is fraught with well-meaning individuals who truly desire to assist people with disabilities. मतलब हिस्ट्री अगर हम खोल के देखें, so that is fraught with well-meaning individuals who truly desire to assist people with disabilities. के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमें देखने को, जहाँ पे लोग डिसेबल्ड है बट बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश करी और उनको कहीं ना कहीं बहुत लाइमलाइट में लेके आए. बट इन देयर हेस्ट टू हेल्प, बट उनकी जल्दबाजी में दे नेग्लेक्टेड टू एम्पावर दीज पीपल टू बी देयर ओन एडवोकेट्स. बट हमने गलती क्या करी कि हम उनको हेल्प करते रादर कि हमने उनको खुद से उनकी हेल्प नहीं करने दी, जिसकी वजह से हम उनको एम्पावर नहीं कर पाए, हमने उनको अपने पर डिपेंडेंट ही बनाया. बट इन देयर हेस्ट टू हेल्प दे नेग्लेक्टेड टू एम्पावर दीज पीपल टू बी देयर ओन एडवोकेट्स. जो अपने हक के लिए लड़े, जो अपनी खुद आइडेंटिटी बने, हमने उनको सपोर्ट दे दी, जिसकी वजह से अगेन वो डिपेंडेंट हो गए, जो नहीं होना चाहिए था. वी मस्ट अलाउ पीपल विद डिसेबिलिटीज टू बिकम द सब्जेक्ट्स रादर देन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन हिस्ट्री. तो हमें इनकी जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमें ऐसे डिसेबल्ड लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वेयर दे बिकम द सब्जेक्ट्स, कि एक ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बने टू बी डिस्कस रादर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन हिस्ट्री, की एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ना बन जाए जो बस ऐसे पड़ा रहता था, रादर दे बिकम द लाइवली things which could be discussed in the coming time to be witnessed. Each of us must continually question our own presumption and attitudes. We must be living to give people with disabilities their rightful place at the conversation table and be willing to listen to their truth. अब यहाँ पे फाइनली क्या बोल रहे हैं कि each of us, मतलब ये एक इंसान की ड्यूटी नहीं, हर एक इंसान की ड्यूटी बनती है. Each of us must continuously question our own presumptions and attitudes. हम क्या assume करते हैं ऐसे लोगों के लिए, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है ऐसे लोगों के लिए, हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए हर एक को. हमें वी मस्ट बी विलिंग टू गिव पीपल विद डिसेबिलिटीज देयर राइटफुल प्लेस. हमें वो जो डिजर्व करते हैं, हमें उनके लिए इक्वल रहना चाहिए, कि अगर हमने कुछ करा है तो हमें उतना, हमें ऐसा नहीं कि ये थोड़े डिसेबल्ड हैं या फिजिकली चैलेंज है, थोड़े अलग सेक्शन में आते हैं तो हम इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दें और इनको अपलिफ्ट करें. हमें इनको इक्वल कंसिडर करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और तभी ये चीज़ वो फील कर पाएंगे कि दे आर इक्वल, दे आर एक्सेप्टेड एंड वी अंडरस्टैंड देम. So we must be willing to give people with disabilities their rightful place at the conversation table and be willing to listen to their truth. Ostracing
और ऑफरिंग देम पिटी पुशेस देम बैक टू डार्कनेस। अगर हम उन पे दया, बेचारे लोग कैसे कर पाएंगे, हमें कुछ इनके लिए नॉर्म्स बनाने चाहिए, कुछ हमें इनको लिबर्टी देनी चाहिए, हमें कुछ इनके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स देने चाहिए। तो ये सब जो हम दया वाली चीज़ें करते हैं, ये एग्जैक्टली हमारा कंसर्न क्या दिखाता है कि हमारा जो एटीट्यूड है उन लोगों के लिए वो थोड़ा नेगेटिव है। हम उनको बेचारे समझ के उनको ऐसे ही लाइक कुछ फ्री में ऐसी चीज़ें दे देते हैं। सो दिस इज नेगेटिव पार्ट जो हमें नहीं करना चाहिए, विच एग्जैक्टली इज नोन as ostracizing or offering them pity, which pushes them back to darkness. We should strive to bring them to light. और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और फिर उनको प्रोवोक करें कि वो आगे बढ़ें और वो लोग भी लाइमलाइट में आए और वो प्रूव करें कि दे आर एज इक्वल एज वी आर और वो हम पर डिपेंडेंट नहीं हैं। Heading with the next question, will Derry get back to his seclusion or will Mr. Lamb's brief association effect a change in the kind of life he will lead in the future? अब यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या डेरी गेट बैक टू हिज सेक्लूजन, क्या डेरी अपने अकेलेपन में वापस चला जाएगा, और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन, और जो थोड़े टाइम के लिए मिस्टर लैम्स से एसोसिएट हुए थे डेरी, दैट इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर, या फिर वो मिस्टर लैम्स से मिलने के बाद डेरी की लाइफ में कुछ चेंज होगा या वापस से अपने सेक्लूशन में, अपने लोनलीनेस में, अपने अकेलेपन में वो वापस चले जाएंगे। तो क्या होगा, what do we expect? So I personally favor that second must be the case. After meeting Mr. Lamb with a very brief association, that would certainly affect a change in the kind of life now he will lead in the future. वो बहुत positive होने वाली है, जो ideally होना भी चाहिए। So when Derry met Mr. Lamb, he suffered from a deep-rooted complex and felt they had the ugliest face. और जब तक उनसे नहीं मिले थे या जब फर्स्ट टाइम मिले तब तक उनकी सोच, डेरी की सोच कैसी थी कि कंसिडर ही हैड अ वेरी डीप रूटेड, उनके दिल में बहुत डीप में बैठा हुआ एक थॉट था कि मैं वर्ल्ड का मोस्ट अगलीस्ट फेस वाला पर्सन हूँ, और यही उनको कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी अपने लिए कि मेरे साथ ये नेगेटिव चीज़ है। सब्जेक्टेड टू इनसेंसिटिव रिमार्क्स एंड एलिनेटेड फ्रॉम द नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ, प्रोवाइडेड कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देखा है कि ओ अगली फेस, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, हम तो इस चेहरे को नहीं देख पाएंगे, ओ बहुत डर लग रहा है इस चेहरे को देख के। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ही रियलाइज दैट सब्जेक्टेड टू इनसेंसिटिव रिमार्क्स, कैसे लोग क्रूएल, कितने विकेड रिमार्क्स देते थे, एंड एलाइनेटेड फ्रॉम द नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ, और वो जो लाइफ से वो डिविएट हो गए थे, जो लाइफ उनको कंटिन्यू करनी चाहिए थी, जो परस्यू करनी चाहिए थी लाइक अदर पीपल, ही फेल्ट हिमसेल्फ अलाइनेटेड विद, लेकिन अब लग रहा है कि वो अलग हो गए, उस लाइफ में ही वो पार्ट नहीं रह गए। ही केम टू व्यू हिमसेल्फ एज अ हिडियस मॉन्स्टर, और उनको लगा बहुत ही कोई डरावनी शक्ल वाला मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ। टू बी केप्ट अवे फ्रॉम ह्यूमन कंपनी, जिसको लोगों से दूर रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है, ना लोग डरेंगे और ना ही बुरा बोलेंगे। मिस्टर लैम्ब इन हिज सेंसिटिव डीलिंग्स ऑलमोस्ट हील डेरी, और मिस्टर लैम्ब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अपने सेंसिटिव डीलिंग बहुत अच्छे तरीके से डेरी को डील करा और ऑलमोस्ट हील्ड डेरी, और काफ़ी हद तक डेरी को हील कर दिया, उसको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में मदद करी। ही लिबरेटेड हिम फ्रॉम हिज मिजरी, और ये जो मिजरेबल लाइफ को वो लीड कर रहा था, इस पुअर इस पैथेटिक लाइफ को जो लीड कर रहा था, उसको बहुत हद तक उनको ओवरकम करने की मदद करी। Mr. Lamb exposed him to a new world where one's physical attributes did not matter. अब मिस्टर लैम्ब ने डेरी को एक ऐसे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया जहाँ पे उसने बोला कि लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोगों का बहुत ही मिनिमल या बिल्कुल नेग्लिजिबल रोल होता है हमारी लाइफ्स में। सो उनका कोई हक नहीं होता वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें या हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स को फुलफिल करने में वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बने। सो मिस्टर लैम्ब एक्सपोज्ड हिम टू अ न्यू वर्ल्ड वेयर वंस फिजिकल एट्रीब्यूट्स डिड नॉट मैटर, कि आप कैसे दिखते हो, आप फिजिकली आप बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हाथ नहीं चलता, आपका पैर नहीं चलता, आपका फेस खराब है, इससे कोई फर्क, ये सब फिजिकल चीज़ें, आप इनर सोल की अगर हम बात करें तो उससे फ़र्क पड़ता है। ही रिस्पेक्टेड ईच क्रिएशंस इंडिविजुअलिटी, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल, डिफरेंट है फ्रॉम अदर, आप अलग है, मैं अलग हूँ, थर्ड पर्सन बिल्कुल अलग है, तो उन्होंने उस चीज़
चीज़ को रिस्पेक्ट करना सिखाया डेरी को. He taught Derry beauty was relative and inspired him to achieve what he wished for. उन्हें बताया कि ब्यूटी तो बहुत थोड़े टाइम की, आज है कल नहीं, एज के साथ तो ब्यूटी खत्म हो ही जाएगी, बट व्हाट मैटर्स अ लॉट इज द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. और डेरी को इंस्पायर करा मिस्टर लैम ने टू अचीव, वो सारी चीज़ें तुम अचीव करो जो तुम चाहते हो, जिस चीज़ की तुम्हारी इच्छा है, जिस तरीके से, इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी, कि भले तुम यू आर डिसेबल्ड, बट जो भी जैसे भी तुम करना चाहते हो, जैसे कि मिस्टर लैम भी करते, इररिस्पेक्टिव दैट ही वाज हैविंग अ टिन लेग, बट फिर भी वो पेड़ पर चढ़ते थे, क्लाइंब करते थे विद द हेल्प ऑफ लैडर और क्रैब एप्पल्स को प्लक करते थे. तो वो अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करते, जो करना चाहते थे, जैसे करना चाहते थे, वो अपनी लाइफ को बहुत ही फ्री तरीके से एंजॉय करते थे, द वे ही वांट टू बी. The brief meeting left an indelible imprint on Derry's young mind. और ये जो छोटी सी जो मीटिंग थी डेरी और मिस्टर लैम की, उसने एक बहुत डीप इम्पैक्ट दिल और दिमाग पर छोड़ा. किसके? डेरी के, जिसकी वजह से डेरी काफ़ी चेंज भी हो गया. फॉर द फर्स्ट टाइम डेरी फेल्ट कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ. और ये पहली बार हुआ था कि डेरी को खुद की कंपनी अच्छी लग रही थी, और डेरी जैसे था, जो था, उसने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, और उसने रियलाइज करा दैट द ट्रू ब्यूटी इज समथिंग विच लाइज इन द इनर सेल्फ. और जो हम दिखते हैं, हम जैसे बने हैं, जैसे दिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि गॉड ने हमें कैसा क्रिएट करा है. वी शुड एक्सेप्ट आवर लाइफ as we are, we should accept our body as it is. और इसको एक्सेप्ट करने के बाद हमें लोगों को भी ऐसे मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, उनको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और इक्वल कंसिडर करना चाहिए. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें हर इंसान को इक्वल समझना चाहिए, किसी को किसी की अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, उसके दिल से हमें उसको समझना चाहिए, इनर ब्यूटी को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, हर इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको समझने की एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए बिफोर जजिंग अ पर्सन. सो दिस इज द ब्यूटिफुल मैसेज व्हिच इज गिवन बाय दिस चैप्टर एंड फ्रॉम माय साइड टू एवरी इंडिविजुअल watching this video. So now it's time to end the video and say bye bye, but before saying bye I would just request you, क्या रिक्वेस्ट करना है, टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.